हेलो गाइस, आज मैं टेम्पा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे मौजूद हूँ और यहाँ पे हम जो है गाड़ी रेंट करने आए हैं क्योंकि हमें जाना है मियामी और हमें चाहिए गाड़ी मियामी के लिए। वहाँ से कुछ स्टूडेंट्स आ रहे हैं तुर्की से, तो उनको रिसीव करने हम जा रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ फ्लोरिडा की तरफ से। तो ये है मेरे साथ डॉक्टर फैज़ान जो कि क्या हाल प्रोफेसर है। हैं यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ फ्लोरिडा में, और ये कोऑर्डिनेटर भी हैं। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को जो है फैसिलिटेट करते हैं। इनके जो है मोर देन 7,000 साइटेशंस हैं। और एक मिनट यार, अगर आप में से किसी को भी मास्टर्स के लिए आना है यूएसएफ तो काइंडली कांटेक्ट कीजिएगा मुझे। इन्हें कांटेक्ट कीजिएगा, मैं इनका ईमेल शेयर कर दूंगा। तो अगर आपको मास्टर के लिए आना है यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ फ्लोरिडा तो आप इन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। और दूसरा ये कि अभी हम गाड़ी देख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है टेम्पा पे, मोस्टली लोग ये करते हैं जो लोग आते हैं टेम्पा, तो अगर उनके पास गाड़ी नहीं होती तो वो यहाँ पे आप देख सकते हैं आते हैं। यहाँ पे काफ़ी गाड़ियाँ आपको मिलेंगी, हर किस्म की गाड़ी आपको मिलेगी। वो आप रेंट आउट कर सकते हैं। अगर आपके पास अपनी गाड़ी नहीं है तो आप उसे रेंट आउट करके कहीं भी जा सकते हैं। उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, वो प्रोसीजर्स आपको फॉलो करनी होती हैं, उसके बाद आपको गाड़ी मिल जाती है। तो अभी हमें ऐसी गाड़ी चाहिए जिसमें 5 से 6 लोग आ सकें, और हमें उन्हें जाके कल मियामी में सुबह सुबह हमें उन्हें एयरपोर्ट से रिसीव करना है। और मियामी का सफ़र जो है टेम्पा से तकरीबन कुछ 6 घंटे का सफ़र है। राइट, 6 घंटे का सफ़र है मियामी का। हाँ, तो अभी हम देखते हैं गाड़ी हमें मिल जाती है कोई अच्छी सी, तो फिर आगे हम अपना व्लॉग कंटिन्यू करेंगे। ऑल गुड। अभी डॉक्टर अली हमें बताएंगे यहाँ पे गाड़ी लेने का प्रोसीजर, जो कि आप गाड़ी अगर आप टेम्पा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आते हैं और आपने गाड़ी लेनी है, रेंट आउट करनी है और कहीं जाना है, तो ज़रा आप बताएं तो हमें। काशिफ ऐसा है कि अमेरिका में एक जो सबसे ज़बरदस्त चीज़ है वो है स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, तो कहीं पे भी आप जाओगे आपको बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड सर्विस मिलेगी कहीं पर भी। तो अभी ये टेम्पा का जो एयरपोर्ट है ये तो मेजर एयरपोर्ट है, एक बड़ा एयरपोर्ट है, लेकिन इसके अलावा जो हमारे पास इवन अगर आप किसी हेलो हाय हाउ आर यू यू गो विद द लाइसेंस एंड हियर्स माय स्टेट आईडी। तो यहाँ बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। किसी भी आप अगर छोटे एयरपोर्ट पे जाते हैं, आप बड़े पे, अब दो तरह से हैं चीज़ें। या तो आपकी प्रॉपर मेंबरशिप होनी चाहिए। अब चूँकि मैं स्टेट ऑफ फ्लोरिडा का एम्प्लॉई हूँ तो मेरी स्टेट ऑफ फ्लोरिडा की यहाँ पे मेंबरशिप है। तो उसमें क्या है कि मैं जब भी मुझे कहीं जाना होता है मैं ऐप पे जाके रिजर्वेशन कर लेता हूँ। और मेरे लिए फ़ायदा ये है, चूँकि स्टेट ऑफ फ्लोरिडा की आईडी है, इसमें एक फ़ीचर है जिसको एमरल्ड आइल बोलते हैं। तो मैं जैसे ही किसी भी जहाज़ से उतर के आता हूँ कार रेंटल सेंटर में, तो मेरी मर्ज़ी है मैं कोई भी गाड़ी उठा सकता हूँ। जैसे अभी आपको काशिफ ने बताया, हम गाड़ियों की लाइन में घूमें, जो मेरी रिक्वायरमेंट्स थी, क्योंकि हम 5-6 बच्चों को लेने जा रहे हैं, तो मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए थी। मैं गाड़ी में बैठ गया। यस, तो मैं गाड़ी में बैठ के, अब यहाँ का ये सीन है कि निकलने से पहले ये पूरा एक सिस्टम बना हुआ है। तो ये आईडी चेक करेंगे, मेरी रिजर्वेशन चेक करेंगे, और जब सब कुछ ठीक होगा तो क्या आप देख लोगे बिल्कुल विद इन अ मिनट। ईमेल ऑलराइट, टेक केयर, ओके, हैव अ गुड डे। तो ये अभी आपने देखा आपके सामने, बिल्कुल 1 मिनट से भी कम टाइम के अंदर किसी किस्म की पुलिस सर्टिफिकेट, किसी किस्म की चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। सिर्फ उनको आईडी दे के, क्रेडिट कार्ड चेक करके, और ये अब हम अपने रास्ते पे चल पड़े। तो ये तो एक तरीका है। दूसरा ये है कि अगर आपकी मेंबरशिप नहीं है और आप पहली दफ़ा आ रहे हैं, तब भी उसका तरीका यही है कि आप ऑनलाइन रिजर्वेशन करेंगे। ऑनलाइन रिजर्वेशन करने के बाद आप आएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर ऑफिसेस बने हुए हैं, बूथ्स बने हुए हैं सारी कंपनीज के। मेजर 5-6 कंपनियाँ हैं। नेशनल है, आपके पास इंटरप्राइज है, अलमो है। तो जिस कंपनी से आपने रिजर्वेशन की हुई, आप उस कंपनी के काउंटर पे जाएंगे, वो यही चीज़ें आपकी चेक करके और आपको बोल देंगे कि यार आप नीचे जाओ, और गैराज के अंदर फिर उसी कंपनी का एक और रिप्रेजेंटेटिव होगा जो आपको लेके आपकी गाड़ी आपके हवाले कर देंगे। बाकी फिर प्रोसीजर आप फॉलो करोगे। जिस मेंबरशिप का मैं कह रहा था, उसका फ़ायदा सिर्फ ये है कि आपको किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऊपर से आप बस आके अपनी गाड़ी लेके और चल पड़ते हैं, और इंशाल्लाह
ना, यहाँ से अब हमारे सफ़र का आगाज़ है। थैंक यू सो मच डॉक्टर कि आपने हमें जो है सारा रेंट आउट के बारे में बताया यहाँ पे, क्योंकि आपने काफ़ी टाइम गुजारा है यहाँ पे और मैं तो सिर्फ अभी चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहा हूँ। तो यहाँ से हमने एग्ज़िट किया एयरपोर्ट को, ये आप देख सकते हैं, और अभी हमारा सफ़र शुरू होता है। तो साथ में आपको भी अपने सफ़र के हम जो है दिखाएंगे कि कैसा रहता है सफ़र टेम्पा से मियामी का, और रास्ते में जो चीज़ें हमें डिफरेंट लगेंगी तो वो भी हम आपसे शेयर करेंगे। ये जो पूरी बिल्डिंग है काशिफ इस साइड पे, ये पूरा कार रेंटल के लिए बना हुआ है। पूरा जो बिल्डिंग आप देख सकते हैं ये पूरा कार रेंटल है। और ये जो पार्किंग है यहीं से लोग सिटी बस में आ सकते हैं, ऊबर या पाकिस्तान में जैसे करीम वगैरह है, तो जितनी भी राइड्स हैं वो यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हैं। अगर कोई एयरपोर्ट से आता है तो उसके लिए बाकी पूरा सिस्टम बना हुआ है। लेकिन ये जैसे आप देख रहे हो, ये पूरा कार रेंटल स्काई सेंटर, ये सिर्फ कार रेंटल के लिए बना हुआ है ऐसा। और काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है टेम्पा इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है, काफ़ी बेहतरीन और काफ़ी डेवलप और काफ़ी टेक्नोलॉजी आपको मिलेगी यहाँ पे, जो कि लोगों के लिए बहुत आसानी पैदा करती है। फिर यहाँ कुछ चीज़ें और भी हैं काशिफ, अगर आप दिखाओगे यहाँ पे, तो जब हम निकले, ये जो एग्ज़िट है कार रेंटल इसका, ये एयरपोर्ट के एग्ज़िट से मुख्तलिफ है। तो ये देखोगे आपको कोई ट्रैफिक नहीं नज़र आएगी यहाँ, क्योंकि बिल्कुल अलग एग्ज़िट है। जो एयरपोर्ट का मेन एग्ज़िट एंट्रेंस है वो बिल्कुल अलग बना हुआ है ताकि रश ना बने, ठीक है। और ये फिर यहाँ पे आसपास आपको जितनी बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं सारे मेजर होटल्स हैं, ठीक है। तो ये जो होटल्स की, अब चूँकि आप खुद हॉस्पिटैलिटी पढ़ रहे हो, तो होटल्स की एक कैटेगरी है जिसको ख़ास तौर पे होटल एयरपोर्ट होटल्स कहते हैं। वो यही मेन ब्रांड्स हैं सारे, हिल्टन मैरियट के ब्रांड्स हैं, लेकिन वो बनते सिर्फ उस सेगमेंट के लिए हैं जो अगर किसी की फ़्लाइट बहुत जल्दी है सुबह या किसी की फ़्लाइट लेट है तो वो उस हिसाब से आके अपना सारा कुछ कर सकते हैं। एक और चीज़ जो मैं बताऊं, जो आपके व्यूअर्स हैं, क्योंकि आप खुद हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री फेलो हो और मिकेबन हॉस्पिटैलिटी आपको सपोर्ट कर रही है, तो हमारे पार्टनर्स हैं वो, ये एवियन पार्क जो है, ये अगर आप दिखाओ इधर, एवियन पार्क मिकेबन, ये पूरा मिकेबन हॉस्पिटैलिटी वालों का है। तो यहाँ पे आपको जितने भी ये मेजर होटल के ब्रांड नज़र आएंगे सब मिकेबन हॉस्पिटैलिटी इनको ओन करती है। हायत है, हिल्टन है, हायत हाउस है, ये सारा कुछ। तो ये जो बस आपको सामने नज़र आ रही है, ये भी एयरपोर्ट की शटल बस है जो यही होटल्स वाले चलाते हैं। तो आप अपनी गाड़ी होटल में पार्क करके इन्हीं की शटल में एयरपोर्ट जाके और फिर आपको आकर ड्रॉप कर देंगे। काफ़ी यहाँ पे काफ़ी जो है लोगों के लिए इन्होंने आसानियाँ पैदा की हुई हैं। अब आप देखें हमारे जो पाकिस्तान में एयरपोर्ट्स होते हैं, आप वहाँ जाते हैं एयरपोर्ट में तो 1 घंटा 2 घंटे तो आपको ट्रैफिक में ही लग जाते हैं, क्योंकि वो इतना सिक्योरिटी चेक और इतना जो है हल्ला गुल्ला मचा होता है कि इंसान जो है वो मतलब बिल्कुल एक पागल हो जाता है। अभी हम ब्रिज पे हैं, आप देख सकते हैं। फ्लोरिडा जो है बेसिकली एक आइलैंड कहलाता है, तो यहाँ पे काफ़ी ब्रिजेस आपको मिलेंगे फ्लोरिडा में। और ये ब्रिज जो है ये तकरीबन 8 माइल्स पर मुश्तमिल ब्रिज है, जो कि काफ़ी एक बड़ा ब्रिज है और तकरीबन 13 किलोमीटर जो है बनता है ये। और इस पर स्टिल अभी तक इस पे काम जारी है कंस्ट्रक्शन। काशिफ, क्योंकि टेम्पा एक बहुत बड़ा मेट्रोपॉलिटन सिटी और यहाँ रश बढ़ती जा रही है। अगर आपको मैं बताऊँ तो टेम्पा में इस वक्त जो अंदाज़ा है गवर्नमेंट का, तो टेम्पा में हर महीने करीबन 10,000 से 11,000 लोग मूव कर रहे हैं। तो चूँकि ये ब्रिजेज़ हैं और ये बहुत पुराने ब्रिजेज़ हैं और इन पर बहुत ज़्यादा लोड बढ़ गया है, तो पैरेलल ब्रिजेज़ ये लोग बना रहे हैं साइड पे, ताकि कुछ ट्रैफिक वहाँ पे कन्वर्ट की जा सके स्मॉल व्हीकल्स। ये तरीका है इसका। बल्कि अगर आपके जो व्यूअर्स हैं उनको और इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो नेशनल ज्योग्राफिक के बड़े बेहतरीन डॉक्यूमेंट्रीज बनी हुई हैं ब्रिजेस के ऊपर, मार्वलस इंजीनियरिंग के ऊपर इस तरह की डॉक्यूमेंट्रीज बनी हुई हैं। ये ब्रिजेस हैं और यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, स्टिल अभी जो है काम चल रहा है यहाँ पे। तो काफ़ी बड़ी जो है डेवलपमेंट है इस ब्रिजेस के हवाले से यूएस में, क्योंकि ये सारा जो है एक जजीरा कहलाता है फ्लोरिडा। तो यहाँ पे आपको काफ़ी समंदर मिलेंगे, काफ़ी बीचेस मिलेंगे, जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे हम आपको रास्ते में जो भी हमें चीज़ें मिलेंगी, जो भी चीज़ें देखने में आएंगी, तो हम आपसे शेयर करेंगे।
ये गल्फ ऑफ मेक्सिको कहलाता है। आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पर ऑर्गेनिकली एक बड़ा खूबसूरत डेस्टिनेशन बना है। ये था नहीं पहले ऐसा, ये अभी बना है जो अभी मैं आपको दिखाने लगा हूँ। तो सिर्फ आपके व्यूअर्स की वजह से मैं हाईवे से एग्जिट लूँगा ताकि आपको मैं एक चीज़ दिखा सकूँ। ये जो कि दो साइड पे ये बिल्कुल पूरा समंदर है, उसके बीच में रोड बनी हुई है। तो यहाँ पर कुछ जगह पे हवा का दबाव बहुत ज़्यादा था, तो वहाँ पे कुछ यंग लड़के आके उन्होंने पैराग्लाइडिंग वगैरह शुरू की। उसको देखते हुए और लोग आने शुरू हुए और इतना हुआ कि अब एडवेंचर पार्क सा बन गया यहाँ पे एक बड़ा खूबसूरत। तो अभी चलते हैं और आपको मैं दिखाता हूँ। बाकी ये यहाँ पे ट्रेलर्स की पार्किंग वगैरह है सारी, लेकिन आपको मैं अभी चल के एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ दिखाता हूँ। ये बल्कि सामने अगर आपको नज़र आ रहा है काशिफ, हाँ बिल्कुल, तो ये आपको यहाँ से नज़र आएगा। ये जो लोग हैं ये अपने साथ यहाँ से ये लोग पूरा अगर देखोगे आप तो ये पूरा वाटर सीन ऑन किया हुआ है इन्होंने, लेके आए होंगे। और यहाँ पर ये अगर आप देखो तो पूरी पैराग्लाइडिंग वगैरह चल रही है जबरदस्त किस्म की। लेकिन अभी आगे चल के आपको मैं कुछ और चीजें दिखाता हूँ। क्योंकि तो सर्दी ठंडा है, लेकिन फिर भी लोग आए हैं, क्योंकि इस वक्त सर्दी है तो आपको ज़्यादा लोग नहीं नज़र आ रहे। लेकिन अगर सर्दी ना हो तो ये पूरा का पूरा एरिया बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे गांव में कोई मेला चल रहा है। यहाँ पे मतलब लोग होते हैं ऑफ रोड अपनी गाड़ियों में आते हैं ये लोग, और पूरा जो है कोई पैराशूट्स लेके आया हुआ होता है और कोई जो है जेट स्की वगैरह लेके आके इस पूरे एरिया में चल रहा होता है ये सिस्टम। अभी चल के देखते हैं, हो सकता है कोई ना कोई यहाँ पे भी पागल किस्म के लोग हैं तो चल के देखते हैं अगर आपको कोई पागल किस्म के यहाँ लोग इस वक्त मौजूद हो। बिल्कुल, अभी हम मियामी जा रहे हैं, लेकिन रास्ते में हम थोड़ा रुकेंगे, जगहों को एक्सप्लोर करेंगे और अपने ब्लॉग को भी कंटिन्यू रखेंगे, अपने व्यूअर्स को दिखाएंगे। यहाँ पर देखो ये सारा गल्फ ऑफ मेक्सिको कहलाता है। ये भी कुछ लोग अपने जेट स्की वगैरह लेके निकले हैं पानी से, क्योंकि मौसम बहुत ठंडा है इस वक्त मेरा ख्याल है टेम्परेचर चल रहा है 2 या 3 डिग्री सेंटीग्रेड। बिल्कुल, टेम्परेचर काफ़ी मतलब जो है सर्दी है, वेदर काफ़ी चिली है यहाँ पे। ये मैंने सुना है 30 साल बाद कहीं जाके फ्लोरिडा में वेदर जो है इतना मतलब चेंज हुआ है, फ्लोरिडा का वेदर। बिल्कुल, इसकी वजह ये है कि इस वक्त अमेरिका का जो नॉर्थ है, न्यूयॉर्क वगैरह का जो एरिया है, ऊपर कनाडा में एक तूफान चल रहा है एलियट के नाम से, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ठंडी हवाएं नीचे। ये भी काफ़ी एक, अगर आपको नज़र आ रहा हो, काफ़ी एक बेहतरीन ब्रिज है जो कि काफ़ी बड़ा है और काफ़ी हाइट पे, और इसका नाम है स्काईवे ब्रिज कहलाता है ये। और इसको मतलब काफ़ी अगर आप देखें तो एक बहुत ही प्यारे शेप में है ये ब्रिज, ये रात में बहुत बेहतरीन लगता है। तो अभी हम स्काईवे ब्रिज पे हैं इस वक्त, आप देख सकते हैं यहाँ से व्यू, और ये एक काफ़ी प्यारा ब्रिज है, मुझे काफ़ी पसंद है ये ब्रिज, क्योंकि काफ़ी लंबा ब्रिज भी है और काफ़ी ऊंचाई पे भी है। जब यहाँ पे स्टॉर्म वगैरह, हरिकेन वगैरह आते हैं तो ये ब्रिज को ये लोग बंद कर देते हैं, तो क्योंकि हवा का दबाव बहुत ज़्यादा होता है। एक और चीज़ जो बहुत ज़रूरी है वो ये है कि पहले ये अगर आपको ग्रिल नज़र आ रहा है साइड पे, ये नहीं था। यहाँ से कुछ एक्सीडेंट्स हुए हैं, यहाँ से गाड़ियाँ पलट के गिरी हैं नीचे कई दफ़ा, तो उसके बाद से इन्होंने पूरा ग्रिल लगा दिया कि साइड, बल्कि इसके ऊपर अभी काम चल भी रहा है, तो ये पूरा ग्रिल लगा दिया। और ये इस वक्त इसकी टाइटनिंग चल रही है, ये जो सस्पेंशन ब्रिज है इसको टाइट कर रहे हैं लोग यहाँ से ताकि उसको प्रॉपर। लेकिन ये जो ग्रिल है ना, ये सिर्फ एक्सीडेंट से बचाने के लिए पूरे ब्रिज को, जहाँ इसकी हाइट बढ़ती है तो उन्होंने पूरा ग्रिल लगा दिया है ताकि सेफ्टी रहे। देखो अच्छा काशिफ, दूसरा ये है कि एक और चीज़ आप अपने व्यूअर्स को बताओ कि फ्लोरिडा में जो है तो फ़िशिंग का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, लोगों को इंतहाई ज़्यादा क्रेज़ है फ़िशिंग का। लेकिन मज़े की बात यह है कि जो मछली लोग पकड़ते हैं वो साथ नहीं लेके जा सकते, तो लोग मछली पकड़ते हैं फॉर लीजर पर्पसेस, हंटिंग की तरह फ़िशिंग, लेकिन मछली पकड़ने के बाद उसको वापस पानी में छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे आपको जगह जगह इस तरह के पियर्स देखेंगे, जो आपको दिख रहा है ये सिर्फ फ़िशिंग के लिए है। और इसकी आप लेंथ देखो, ये कम अज़ कम 2-2.5 मील पूरे का पूरा, और इसमें लोग जगह जगह खड़े होके और फिशिंग करते हैं बिल्कुल आखिर तक। पूरे फिशिंग पियर्स बने हुए हैं 4 साइड पे, एक इस साइड पे, एक दूसरी साइड पे, और फिर पुल के दूसरे साइड पे भी 2 फिशिंग पियर्स हैं, और ये हर वक्त बिजी रहता है। इनफैक्ट सिर्फ इस पुल पे जाने के लिए आपको $5 देने पड़ते हैं अपनी गाड़ी ले जाने के लिए। किसी सबके लिए अवेलेबल नहीं है, सिर्फ आपके पास लाइसेंस होना चाहिए और फिर आप जा सकते हो फिशिंग।
इन्होंने जो है बहुत तरीके से मेंटेन की हुई है। यहाँ के रोड्स वगैरह आप देखें, काफ़ी मतलब हर कोई अपना जो है रूल के मुताबिक चल रहा है। कोई मतलब पागलों की तरह ड्राइविंग नहीं करता है यहाँ पे। हर बंदा रूल को फॉलो करता है। और यहाँ भी होते हैं कुछ क्रेजी ड्राइवर्स होते हैं, दिखते हैं आपको, लेकिन मेजॉरिटी जो है वो सारे जो है रूल्स को बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करती है। मियामी, आप देख सकते हैं मियामी की सड़कें 8 बज चुके हैं और हम मियामी पहुंच चुके हैं। अगर मैं आपको बताऊं मियामी के बारे में तो इट इज़ द ओनली सिटी दैट वाज फाउंडेड बाय अ वुमन इन यूएसए एंड वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग दैट मियामी हैज़ द लार्जेस्ट क्रूज शिप पोर्ट इन द वर्ल्ड एंड आल्सो यू विल फाइंड द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ आर्ट डेको बिल्डिंग्स इन मियामी। तो हम टाउन होम स्वीट्स बाय मैरियट पहुंच चुके हैं और अंदर चल के आपको रूम दिखाते हैं। डॉक्टर अली मेरे साथ हैं, रात के 11 बज रहे हैं और ये है रूम। तो ये डॉक्टर अली का रूम है और यहाँ पे हम रात रुकेंगे और सुबह इंशाल्लाह जल्दी उठना है, तो मिलते हैं सुबह। गुड मॉर्निंग, नाश्ता कर लिया हमने, तो अभी हम निकलेंगे एयरपोर्ट की तरफ। हेलो व्यूअर्स, सुबह के 7 बज रहे हैं और हम रवाना हो चुके हैं एयरपोर्ट के लिए स्टूडेंट्स को रिसीव करने के लिए। हेलो, क्या हाल है भाई? सब ठीक ठाक? गुड मॉर्निंग फ्रॉम मियामी। वी आर ऑन आवर वे टू मियामी एयरपोर्ट। वहाँ से हमने कुछ स्टूडेंट्स को पिक करना है एंड देन बैक टू कैंपस। भाई ये सीन होता है कि अभी देखा जाए तो पाकिस्तान में जो है स्टूडेंट होता है छुट्टियाँ, तो वो किस सेंस में, वो इस सेंस में कि यार टीचर उसको बोलता है तुम्हें किसी चीज़ की समझ नहीं है। अब यहाँ देखें, यहाँ सीन अलग है। यहाँ स्टूडेंट्स आते हैं, टीचर्स, कोऑर्डिनेटर, डीन, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो जाके स्टूडेंट्स को एयरपोर्ट से पिक करते हैं, उनको फैसिलिटेट करते हैं, उनको अकोमोडेशन करवा के देते हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं जो फिर इंसान देखता है और समझता है। मैं भी अगर टाइम पे नहीं आता यूएस तो मुझे भी इन चीज़ों का पता नहीं होता, लेकिन अभी आहिस्ता आहिस्ता जो है चीज़ों की समझ आ रही है और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। तो ये चीज़ें होती हैं और अभी हम आपको चल के दिखाएंगे एयरपोर्ट में मियामी का और आपको स्टूडेंट्स भी मिलवाएंगे, तो जुड़िए रहिए हमारे साथ। The students are reached, so here are they. They reached, and other are here. So, yeah. How are you feeling in US? Oh, it's nice but cold. It's cold, yeah. Thank you. Just make sure that you plan now. I started with them their research class and everything for this reason, because now the PhD programs are becoming more and more competitive. It's not easy, right? I mean, you can apply and then what happens? Like they can give you admission, but at that time they will say, okay, pay your fees by yourself. But how can you do that, right? So my goal for you guys, if you go for PhD, is that you go for PhD, but you also secure an assistantship so that you get paid for your tuition and everything. So Luana was the same thing, right? It's a teaching assistant, right? Teaching or research, or depends, right? What type of assistantship. But the idea is this. So when Luana went for PhD, she got a scholarship, so her fees was completely paid off, and then she was getting around 1,800 to 2,000 a month for expenses, which is good enough. Yes. For a single person, you can survive easily. Yeah. So that type of thing. But by the time you finish your PhD, then you can just work somewhere. What about management hospitality? Is it a good company to work? It's a very good company to work, but same idea what I just told you. Actually, I asked Ben home, and he told me the same thing, right? Like it's difficult to justify. Like H1B becomes difficult to justify for many of us. When I got a job in the university at USF, they sponsored me for H1B.
usually they do it because it's a specialized field. You know, I will tell you something, okay? None of my degrees are in America. I didn't study in America at all, like not even for a day. Not PhD. No, nothing in America. So the American system is very interesting. If your PhD is not from America, they don't think it's a PhD. They think it's a rubbish. Yeah. It's really, I mean, the system is very interesting. Do you guys know Fevzi? Fevzi Okumush? He is a professor in UCF in Orlando. But he is a big guy in hospitality research. Really big guy. So his PhD was from UK, from Oxford Brookes University. Which is good university. It's a very good university, but when he came to America, he told me he had the same problem. People look down upon him, even if it's from UK. My PhD was from Malaysia. Malaysia is even the third or fourth category. So, but when I started my PhD in Malaysia, my supervisor at that time told me that if you want to build your name, you need to publish, and you need to publish as much as you can. So I started publishing and everything. Then when I came to America, usually your H-1B visa, which is a sponsorship visa for working, you get it for 3 years, then they extend it for another 3 years, and at the end of that 6 years, if you have a sponsor, you can apply for green card, right? So I got a H-1B visa, USF supported me, and then after 1 year, Trump came into power, in 2016, right? So my dean at that time, Dr. Pat, he told me like, you know, this Trump is interesting person and he put ban on a lot of countries. So maybe you can meet the lawyers at USF and see if you can apply for green card. So I said, but I just came from like 1 year. And how can I apply for green card? Then they told me that there's a special category and it's called outstanding researcher. So if you are really good at research, then you can apply. And the process is fast track. So I said, okay. So this category for green card, it is for people like who are really good athletes or actors or performers. O1 visa. Yeah. So they call it O1 or EB1, right? So two categories. So I then took my documents to the lawyer. They look at it and they say, yeah, I mean, you are okay. So I applied and I got my green card. You have green card. Yeah, actually after 20 days I will apply for citizenship. Oh. Just after 20 days. So this is what I'm telling you guys, you know. And I didn't have any friend, no connection, no politician, nothing. You just need to be good at what you do. Yes. So nobody can stop you. Oh, no. As you can work hard. I mean, you look at Dr. Jian. I don't know how many of you know about Dr. Jian's story or not, but his father was a taxi driver. And now look at him, like, you know, he's the dean. Second time, he has achieved so much and everything, right? But it's because Story of success, I mean. I was telling you about this guy, Hassan Yilmaz, right? The Turkish guy. I said his wife didn't like lizards. This guy came to America on J1, okay? But he is from Kayseri, so he is really like, his brain works like how to make money, okay? So this guy, he come here and then very soon he found a girl and married her, okay? After marrying, he got the documents of course, but then he came to USF for masters and he applied for a loan. So he got around $30,000 to pay the fees, right? But he didn't pay the fees. He used that money to buy apartment. It's a fraud. No, it's not a fraud. It's like not a he fraud. just used that money instead of fees You for don't have to apartment. give it to the US. No, I mean you get it as a loan for student, but I mean you can use it however you I want. understand. You just need to return it, right? And the interest rate is very low because it's a student loan, right? He made a good money, right? So he For the apartment. bought the apartment, but then he rented out the apartment. So the money come from the apartment, he give half to the bank, half towards the fees. Okay? So it goes, and with the masters he admit full time, but he make it part time, so it become long. So he pay less money, right? And after some time he
sell that apartment, buy 2 more. Now he is pretty successful. He's from high school. Yeah, but it's like this, right? So what the idea is not how to do fraud. The idea is, you know, you are smart, you can make money. Yeah. You know, so whatever you do for the first time, you know, you obviously you don't know, so you are scared, you don't have experience, whatever. But the more you do it, the more you learn. So research is same way. I mean, if you put your hard work, effort, that's what